नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10वीं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेदिक एक्सपो का शुभारंभ किया और इस दौरान केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव भी मौजूद रहे। आयुर्वेद कांग्रेस में देश विदेश के आयुर्वेद के विशेषज्ञ और आयुर्वेद से संबंधित प्रोडक्ट रखे गए और आयुर्वेद से संबंधित साहित्य और उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों में आयुर्वेद महत्वपूर्ण भूमिका में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आयुष विभाग लगातार कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जड़ी बूटियों के हिंदी नाम के साथ ही अंग्रेजी नाम को भी प्रचारित करने की आवश्यकता है। 10वां आयुर्वेद एक्सपो यहाँ आयोजित करने के लिए, आयुर्वेद के सम्मेलन को आयोजित करने के लिए विश्व के प्रतिनिधियों को देवभूमि उत्तराखंड में आने के लिए एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमको ये बड़ा मौका मिला है, जिससे निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड को आयुर्वेद के क्षेत्र में पूरे विश्व में लोगों को पूरे विश्व में जाने का अवसर मिलेगा। अनेक प्रतिनिधि जो आज देहरादून उत्तराखंड आए हैं और 4 दिनों तक लगातार यहाँ पर मंथन करने वाले हैं, वैद्य हैं, विशेषज्ञ हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में लंबा जिनका अनुभव है। तो उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लेकर चल रही कवायद अब और भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जहां शासन ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है, तो दूसरी तरफ अब मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भू कानून को लेकर सभी अधिकारियों से सुझाव मांगे हैं। भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी लोगों के सहभागिता और सुझावों के आधार पर सशक्त भू कानून बनाने का काम किया जाएगा, ताकि राज्य का मूल स्वरूप बिगड़ने न पाए और यहाँ की संस्कृति को संरक्षित किया जा सके। नहीं, सभी की सहभागिता से, सभी स्टेक होल्डर से, राज्यवासियों की भावना, उनके सुझाव से एक सशक्त भू कानून लाएंगे जो राज्य की मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देगा। उसी की तैयारी हो रही है। तो सीएम धामी ने देहरादून में समीक्षा बैठक की और सशक्त उत्तराखंड को लेकर बैठक में चर्चा की गई। साथ ही विकास कार्यों पर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। इस बैठक में शासन के आला अधिकारी और कई मंत्री मौजूद रहे। तो सशक्त उत्तराखंड को लेकर समीक्षा बैठक की गई और इस बैठक में जितने बड़े अधिकारी विभागों के थे वो सब इस बैठक में शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं और कार्य योजनाओं की बैठक ली, उसका फीडबैक लिया, समीक्षा की। तो देहरादून के देहात क्षेत्र मांडूवाला में चेकिंग के दौरान बुधवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया और इस घटना के बाद पुलिस ने घायल अपराधी को अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल पुलिस ने देहरादून देहात क्षेत्र के मांडूवाला में चेकिंग अभियान चलाया हुआ था और इसी बीच पुलिस की एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान शातिर बदमाश वहां से भाग निकला, लेकिन पुलिस ने अभियान जारी रखा और पुलिस ने बदमाश को घायल करके गिरफ्तार कर लिया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बन चुका है और जिससे राजधानी में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिलाधिकारी जमीन बंसल शहर में सुगम यातायात यानी सही तरीके से यातायात व्यवस्था और जाम से निजात दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी जमीन बंसल ने कहा कि ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती है और जिसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर और तैयार है और शहर में पार्किंग के लिए नए लोकेशन को पॉइंट आउट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।
कई फ्रंट्स पे काम किया जा रहा है। एक तो हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में जब पार्किंग्स नहीं थी तो 3 जगह पार्किंग्स निकाली गई हैं, काबुल हाउस और 2 ऑटोमेटेड पार्किंग्स इन द कोर ऑफ द सिटी एरिया। सो उससे वी विल हैव अबाउट 700 to 800 व्हीकल स्पेसेस। तो उस पर कार्य ऑलरेडी गतिमान है। सेकेंडली जो हमारा ISBT वाला जोन है जो काफ़ी कंजेस्टेड रहता है और वहाँ पे ट्रैवलर रहती हैं आवागमन करने में, उसके लिए भी एक माइक्रो प्लान तैयार किया गया है कि हम ओवर जो हमारा फ्लाईओवर है उसमें कैसे हमारे MV एक्ट के प्रावधानों को यूज़ करके जो हमारा कारगिल रोड की तरफ टर्न है। ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फायर सीजन शुरू होने से पहले ही वन विभाग अलर्ट हो गया। उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने की वन विभाग की कोशिशों में कुछ खास कमाल देखने को मिल रहा है। वन विभाग अपनी तरफ से वनाग्नि सुरक्षा के लिए नए नए प्रयास करने में जुटा हुआ है और इसी को देखते हुए अल्मोड़ा जिले के विकास खंड के कुड़ीधार में वनाग्नि सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा दीपक सिंह के निर्देशन में वनाग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान ग्राम प्रधान आनंद वल्लभ भट्ट द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन किशोर चंद्र द्वारा किया गया और उन्होंने वनाग्नि से वातावरण से पड़ने वाले दुष्परिणाम, वायु प्रदूषण और पर्यावरण नुकसान से संबंधित जानकारियां दी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल और यूपी की बाल विकास महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मुलाकात की। साथ ही मुख्यमंत्री को प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी मौजूद रहे। बेबी रानी मौर्य ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त किया जाए और उसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने क्या कुछ एक्शन लिया है, एक बार आपको सुनवाते हैं, सुनिए। 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उत्तराखंड में अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत पुलिस प्रशासन लगातार कहीं ना कहीं चेकिंग अभियान करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम इस तरह के लोग जो नशे के में डूबे हुए हैं, यानी कि नशा तस्करी करते हैं या फिर नशा कराने का काम करते हैं, उन पर लगातार अभियान पुलिस विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है और लगातार ऐसे लोगों को, नशे के सौदागरों को कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे भी पहुँचाया जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से एक अभियान ये भी चलाया गया है कि जो ढाबे वाले हैं या रेस्टोरेंट वाले हैं और जो शराब पिलाने का काम करते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं जो चालानी कार्रवाई है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और मैं देखें कि अभी तक यदि हम बात करें पिछले 6 माह की, तो 6 माह के अंदर भी 80 लाख से अधिक का जुर्माना जो है ऐसे लोगों से वसूला गया है जो कि अपने ढाबों पर या रेस्टोरेंट पर शराब पिलाने का काम करते हैं और ऐसे ही लोगों के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और अब तक देखा जाए तो 2256 लोगों को सलाखों के पीछे भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने पहुंचाया है कि जो नशे का सौदागर बने हुए थे। और आगे भी इसी तरह का अभियान चलता रहेगा और साफ तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2025 तक कहीं ना कहीं उत्तराखंड को नशा मुक्त करना है, उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी अपनी कमर कसे हुए है। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग, देहरादून। तो सूबे के सैनिक कल्याण और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज विकास नगर पहुंचे, जहां उन्होंने हर्बर्टपुर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पचवादून क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों की सैनिक पृष्ठभूमि रही है, यानी उनका पिछला इतिहास सैनिकों से जुड़ा हुआ रहा है, जिसके चलते आज भी यहाँ के हजारों लोग सेना में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ करीब 14,000 से अधिक पूर्व सैनिक यहाँ रहते थे
और जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का शुभारंभ हो जाने से उन्हें काम करवाने में तो सहूलियत मिलेगी, उनका समय भी बचेगा। देखिए, आज इस क्षेत्र में सैनिक कल्याण कार्यालय का द्वारा मेरे द्वारा किया गया है। लोग 14,000 से अधिक की संख्या में पूर्व सैनिक यहाँ पर रहते हैं, जिनको अपनी समस्याओं के लिए, अपने कामों के लिए देहरादून जाना पड़ता है। मैं देख रहा था, मेरे पास स्कॉट भी चल रही थी, मुझे आने में 1 घंटा लग गया। तो जब ये लोग जाते होंगे तो कितनी दिक्कत इनको होती होगी। और इस कार्यालय के खुलने के बाद जो सैनिक कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, जिनको इनके कार्यालय के माध्यम से हम सैनिक को देते हैं, उनका लाभ इनको मिलेगा। और मैं आभार करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मेरे अनुरोध पर 1 साल पहले ही ये घोषणा की गई थी। देहरादून और पिथौरागढ़, जहां पर पूर्व सैनिक भारी संख्या में हैं, और ये पहली सरकार है कि इतनी गति से काम करती है। नहीं तो फाइलें घूमती रहती हैं, लोग चक्कर काटते रहते हैं, काम नहीं होते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार करता हूँ। तो पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र की जिम्मेदारी मिलने के बाद आज नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करते ही राजीव स्वरूप ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा और उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको बखूबी निभाया जाएगा। तो आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी क्रम में बीजेपी के निकाय चुनाव प्रभारी प्रदीप बिष्ट ने अल्मोड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। बैठक में नगर निगम के मेयर पद पर और पार्षद पद के दावेदार भी शामिल हुए। जिला प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों और रणनीतियों के लिए जरूरी टिप्स दी। बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने और जीत सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। प्रदीप बिष्ट ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वो घर घर जाकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं और मतदाताओं को जोड़ने का काम करें। सबसे प्रथम काम भारतीय जनता पार्टी का अल्मोड़ा नगर निगम जीतने का लक्ष्य है। चेहरा कोई भी हो, हमारा जो प्रत्याशी है कमल का फूल है। सब कार्यकर्ता यही तय कर रहे हैं और जो कई समय से हम यहाँ पर जो नहीं जीत पाए हैं, सब कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि इस बार हमने भारी बहुमत से जीतना है। हमारे पास मोदी जी जैसा नेतृत्व है, धामी जी जैसा युवा नेतृत्व है और उन्होंने अभी नगर निगम घोषित भी करा है। और हमारे समस्त वरिष्ठ जन, हमारे माननीय सांसद जी, हमारे पूर्व विधायक गण, सभी लोगों ने यह सोचा है कि इस बार हम जो अल्मोड़ा नगर निगम है भारी मतों से जिताएंगे। सब कार्यकर्ताओं में उत्साह है और अधिकतम उम्मीदवारों का होना है दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, इसलिए अधिकतम कार्यकर्ता अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के सभी जिला अस्पताल और राज्य के मेडिकल कॉलेजों में ओटी टेक्नीशियन और सफाई कार्मिकों के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बात पर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि ये काम प्राचार्यों को दिया गया है ताकि शासन की तरफ से कोई दिक्कत न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हम हर अस्पताल में 4 से 5 मरीजों के लिए एक वार्ड बॉय तैनात कर रहे हैं और 10 मरीजों के लिए एक आयुष्मान मित्र को तैनात किया जा रहा है, जो मरीजों की पूरी तरह देखभाल और सहायता करेगा। पहली बार इन 24 सालों में स्वास्थ्य विभाग में 100% हमने आशाएं दे दी हैं, 100% इनम दे दिए हैं, 100% अब हमने लैब टेक्नीशियन दे दिए हैं, 100% अब नर्सिंग स्टाफ दे दिया है और अभी डॉक्टर्स जो है लगभग 80% हो गए हैं। 20% जो बैकलॉग है वो भी हमने विज्ञापन जारी कर दिया है 288 पदों का। अब कई जगह डिमांड ये थी कि भाई हमको ओटी टेक्नीशियन चाहिए, हमको जो है जो सफाई के लिए जो है कार्मिक चाहिए। तो अब हमने इसके लिए भी हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी और मेडिकल कॉलेजों को भी आउटसोर्स एजेंसी बनाने के लिए कह दिया है कि वो आउटसोर्स से जो है नियमानुसार जितने उनको पद चाहिए, कहीं 300 चाहिए, कहीं 250 चाहिए, कहीं 500 चाहिए, तो हमने उनको बोल दिया है और ये अधिकार भी प्राचार्यों को दे रखा है ताकि शासन में जो है दिक्कत न रहे। तो मुझे लगता है कि सभी जगहों का विज्ञापन आ गया है
और अब हम ये भी कर रहे हैं कि 4 से 5 मरीजों पे एक वार्ड वाई दे रहे हैं ताकि मरीज को कोई दिक्कत न हो। 10 मरीज पे हम एक आयुष्मान मित्र दे रहे हैं। तो आयुष्मान मित्र इसलिए दे रहे हैं कि मरीज को जो है तो धामी कैबिनेट ने राज्य खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और इसके बाद अब खेल विश्वविद्यालय के निर्माण की परेशानी दूर हो गई। आपको बता दें कि राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक को सरकार ने गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान पारित किया था, लेकिन राजभवन ने कुछ इस विधेयक पर आपत्तियां लगाते हुए इसे लौटा दिया। इसके बाद अब राजभवन की आपत्तियों को दूर करते हुए इस विधेयक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है और खेल मंत्री रेखा आर्या ने संशोधित खेल विश्वविद्यालय अधिनियम को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूरी कैबिनेट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अध्यादेश को मंजूरी मिलने से जल्द ही प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में विश्वविद्यालय की स्थापना का काम पूरा होगा। कैबिनेट में माननीय गवर्नर साहब की तरफ से जो विश्वविद्यालय एक्ट में विधानसभा से पारित होकर गवर्नर हाउस पहुंचा था, उसमें गवर्नर हाउस की तरफ से कुछ आपत्तियां लगकर वापस विधायी को पहुंचा था और विधायी में पहुंचने के बाद में फिर विभाग के पास पहुंचा और रात मुझे आपको बताते हुए बेहद। तो वहीं चंपावत जिले में सरकार की अहम जन कल्याणकारी योजना जल जीवन मिशन योजना में लगातार भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत रोसवाल की जल जीवन मिशन योजना के तहत लाखों रुपए की लागत से बन रहे रोसवाल रेट्रो पेयजल योजना का कार्य 2.5 साल से भी पूरा नहीं हो पाया है, जिस कारण क्षेत्र के ग्रामीणों में जल संस्थान के खिलाफ काफी आक्रोश है और ग्रामीण अब जल संस्थान पर लापरवाही करने का गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह के निर्देश पर उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग और खनन विभाग की साझा टीम ने सिडकुल क्षेत्र में खनन सामग्री के अवैध ठिकानों पर छापेमारी की। उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह ने बताया कि पिछले कई दिनों से जिलाधिकारी को सिडकुल क्षेत्र में खनन सामग्री के अवैध भंडारणों के खिलाफ शिकायत मिल रही थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग और खनन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। सिडकुल रोड है राजा बिस्कुट चौराहे के आसपास, ये वाली शिकायतें निरंतर मिलती थी कि वहाँ पे कई लोगों द्वारा छोटे छोटे स्केल पे वहाँ पे अवैध भंडारण किए जाते हैं। इसमें पॉलिसी के अंदर ऑक्शन की भी एक व्यवस्था दी गई है। तो हमारे द्वारा कल जब चेक करा गया तो जो बड़े बड़े भंडारण थे जहाँ पे नियमित तरीके से पुरानी शिकायतें भी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई है। 5 जगह करी गई है और अभी बाकी लोकेशन के लिए हम लोग ऑक्शन के लिए भी एक अपनी रणनीति बना रहे हैं ताकि मौके पर ही ऑक्शन करा जाए और उस चीज़ से गवर्नमेंट के राजस्व को भी लाभ हो और जो अवैध चीज़ें हैं वो ना चले। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस। नमस्कार।